Hello friends, welcome back to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English. आज हम लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे शेक्सपियर से एंड उसके बाद हम कल के बाद से हम रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, इंडियन लिटरेचर, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, यूजीसी प्लगइन के नाम से हमारी एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको HPSC PGT इंग्लिश सब्जेक्टिव के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। मैंने कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए हैं जिनमें शेक्सपियर के आंसर्स को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। आप मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि मैम हमें लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड। कई बार डिफिकल्ट लैंग्वेज बहुत जरूरी नहीं होती पेपर में लिखनी। हाँ, अगर आप लिख सकते हो तो वो एक इम्प्रेशन अच्छा देती हैं, बट अगर आपको नहीं आती है तो आप नहीं ट्राई करें, सिंपल लैंग्वेज में लिखे। तो सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड कर दिया है। एक स्टूडेंट का हमें रिक्वेस्ट आया था कि मैम डाउनलोडेबल कर दीजिए, सो मैंने उसे डाउनलोडेबल भी करवा दिया है। आप अब उन सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ताकि आप लोगों की आंखों पर स्ट्रेन ना हो। तो आप उसको एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड की है बट कोर्स नहीं मिल रहा है, वो ऐप में HPSC PGT इंग्लिश सब्जेक्टिव के नाम से कोर्स को सर्च करें, आपको मिल जाएगा। एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डेफिनेटली उस चीज के ऊपर गौर करूंगी एंड आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। गाइस, जिन स्टूडेंट्स को नोट्स मिल गए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको नोट्स मिल गए हैं एंड कितनी आसानी से मिले, कितनी डिफिकल्टी से मिले, वो भी बताइए, ताकि हम अगर आप लोगों के लिए कोई सिंपल प्रोसेस बना सके उसका, तो आप सबके लिए आसान होगा। चलिए आज के क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। Discuss Shakespeare's use of language, including metaphors, similes, and other figurative devices. How do these techniques contribute to the emotional impact of his plays? So, अगर आपके पास लैंग्वेज या कोई लिटरेरी डिवाइसेस इस तरह से या फिगरेटिव डिवाइसेस या किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को वो क्रिएट करके आपको पूछ सकते हैं। हमें शेक्सपियर के यूनिक स्टाइल के बारे में इसमें बात करनी है, उसके बारे में लिखना है कि वो किस तरह से लैंग्वेज को लिखते हैं एंड शेक्सपियर को इंग्लिश लैंग्वेज में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। शेक्सपियर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, शेक्सपियर को इंग्लिश लैंग्वेज को मॉडर्न रूप देने का क्रेडिट दिया जाता है। जो लैंग्वेज हम आज बोलते हैं या पढ़ते हैं वो शेक्सपियर ने डेवलप नहीं की है 100%, बट उसने चौसर की लैंग्वेज के बाद से इंग्लिश को काफी रिफाइन किया है, बट फिर भी उनकी जो लैंग्वेज है वो आर्केइक है। ठीक है, इस लैंग्वेज के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट करने का क्रेडिट हम शेक्सपियर को दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे? हम इंट्रोडक्शन में ऐसी कुछ जनरल चीजें शेक्सपियर के बारे में लिखेंगे कि वो मास्टर ऑफ लैंग्वेज है, फिगरेटिव डिवाइसेस का यूज उनके प्लेज में परफेक्टली हमें दिखाई देता है कि किस तरह से एक जो परफेक्ट ऑथर होते हैं या रिनाउंड ऑथर्स या क्लासिकल ऑथर्स होते हैं वो फिगरेटिव डिवाइसेस को यूज करना अच्छे से जानते हैं एंड शेक्सपियर इज वन ऑफ देम। आप चाहे तो 2-3 कोटेशंस इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए 10 कोटेशंस जो बहुत सिंपल हैं ढूंढ कर 10 कोटेशंस डाली हैं, जैसे मेरी फेवरेट टू बी और नॉट टू बी। यहाँ पे भी आपको एंटीथीसिस मिल जाएगा। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, ये हैमलेट से कोटेशन है अगेन, जिसमें एक मेटाफर है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, इसमें भी आपको मेटाफर मिल रहा है। पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। सो इस तरह से 10 कोटेशंस मैंने आपको यहाँ पर दी हैं। आपको जो कोटेशंस आसान लगे आप उसमें से 1-2 कोटेशंस या 3 कोटेशंस इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल करके, एंड 1 या 2 कोटेशन आप मेन बॉडी में दे सकते हैं। ज्यादा नहीं देनी है, पता चले 10 की 10 कोटेशन लिख दी तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड आपके 200 वर्ड से बहुत ज्यादा
लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे एक तो टाइम वेस्ट होगा, एक इसको एक नेगेटिव इंप्रेशन माना जाता है जब एक स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वर्ड्स लिख दे। सो 200 से 300 हो जाएं या 250 हो जाएं किसी क्वेश्चन में, दैट इज टोटली फाइन। बट अगर हमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और उसमें ही हमने 500 वर्ड्स लिख दिए, दैट विल क्रिएट एन नेगेटिव इम्पैक्ट। सो हमें ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 कोटेशन इस तरह के क्वेश्चन में हम डाल सकते हैं, अदरवाइज 2 कोटेशन डालो अगर आपको आती है। नहीं आती तो कोई बात नहीं, एक आती है एक डालो। क्रिटिकल कमेंट्स अगर आपको आते हैं तो आप क्रिटिकल कमेंट्स भी डाल सकते हो। सो मैंने जो नए नोट्स अपलोड किए हैं एप्लीकेशन पर, उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ कॉमन कोटेशंस डाली हैं, जो एक ही कोटेशन मल्टीपल आंसर्स में चल सकती है। तो एक कोटेशन याद कर लोगे तो उसको मल्टीपल आंसर्स में यूज कर सकते हो। एंड कुछ एक क्रिटिकल कमेंट भी मैंने उसमें डाला है, तो आप उसको पढ़िएगा एंड जो आपसे याद हो पा रहा है उसको आप याद करो। एंड किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो इन कोटेशंस को रेलेवेंस के हिसाब से यूज करना सीखो, ठीक है। सो मेरे क्वेश्चंस का रट्टा लगाने से आपका पेपर नहीं क्लियर होगा जब तक आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे। सो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं आगे। मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन में आप एक छोटी सी तारीफ शेक्सपियर की कर सकते हो एंड उसके स्टाइल के बारे में 2-4 लाइनें लिख सकते हो, फिर कोटेशंस दे सकते हो। मेन बॉडी में मैंने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखा है। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था कि शेक्सपियर ने फिगरेटिव लैंग्वेज या फिर मेटाफर, सिमिलीज, इस तरह के डिवाइसेस को यूज किया है। सो फिर इन पॉइंट्स को ही मैंने मेन बॉडी में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन में कुछ जो ये फिगरेटिव स्पीचेस दी गई हैं, इन्हीं को मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। आपको लग रहा है कि आपको इससे अलग कोई आंसर लिखने का मन कर रहा है जो कि इससे रिलेटेड हो, तो आप वो भी चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कोई भी एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता किसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव की तरह। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 4 ऑप्शंस हैं तो एक पर्टिकुलर आंसर ही होगा। जैसे इस बार इन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर में भी बहुत सारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डाले थे जिसमें मल्टीपल आंसर्स बन रहे थे, ठीक है। सो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ये डिफरेंस होता है। सो इन टर्म्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको शेक्सपियर के एग्जाम्पल्स ऊपर वाले को याद है तो जैसे सिमिली में सिमिली का डाल दिया, मेटाफर एक्सप्लेन किया तो मेटाफर का डाल दिया, एंटीथेसिस आपको दिख रहा है टू बी और नॉट टू बी की तरह, उनको डाल दिया। सो इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने प्लेस तो पढ़े ही हैं, तो आपको कुछ कुछ इंसिडेंट्स मैंने भी अपने क्वेश्चंस में दिए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। एंड इसके बाद आप फिर से कंक्लूजन में शेक्सपियर की स्टाइल की तारीफ करते हुए कहोगे कि बिल्कुल शेक्सपियर ने फिगरेटिव स्पीचेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है एंड जिसकी वजह से उनके जो प्लेज हैं वो यूनिवर्सली रेकमेंड किए जाते हैं, प्रेज किए जाते हैं। सो वो एक क्लासिकल ऑथर हैं एंड उनकी जो लैंग्वेज स्टाइल है वो इस चीज को एक्सप्लेन करती है। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ हैव शेक्सपियर्स प्लेज बीन अडेप्टेड and reinterpreted for different audiences and historical periods? What are the challenges and opportunities involved in such adaptations? So इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है वो हमें अडेप्टेशंस के बारे में पूछ ले, क्योंकि शेक्सपियर एक बहुत रिनाउंड ऑथर हैं जिनको बहुत ज्यादा ट्रांसलेट या यूज किया गया है मूवीज में, प्लेज में। इसी तरह का आंसर हमें इसमें लिखना है। इसमें हमें बताना है कि शेक्सपियर को उसकी डेथ के बाद या उसके टाइम के बाद आने वाले समय में एंड आज तक किस तरह से अडॉप्ट किया गया है, किस तरह से उनके प्लेस को यूज किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है, ये सारी चीजें हमें बतानी है। इन एडेप्टेशंस में अगर हमें लग रहा है कि कोई चैलेंजेस भी आए होंगे ऑथर्स को, वो भी हमें बताने हैं। सो इसकी इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन हम एक कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। ये कोटेशन भी बहुत ही फेमस कोटेशन है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनको देखा होगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराते हुए भी मैंने ये कोटेशन आपको करवाई थी। He was not of an age but for all time. So शेक्सपियर के बारे में उन्हीं के टाइम के एक फेमस प्ले राइट ड्रामेटिस्ट बेन जॉनसन ने, जिन्होंने इनके फर्स्ट फोलियो में एक पोयम दी थी, उसमें इन्होंने लिखा था he was not of an age, कि वो किसी
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के नहीं हैं, बट फॉर ऑल टाइम, कि शेक्सपियर को हमेशा हमेशा पढ़ा जाएगा, वो हर समय के लोगों को अपील करेंगे। एंड ये बात बेन जॉनसन ने बिल्कुल एक ज्योतिष की तरह कही है, ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी हम शेक्सपियर को उसी तरह से पढ़ते हैं। सो अगर आप इस तरह से शुरू करते हो अपने क्वेश्चन को, तो एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट उसका आएगा। एग्जामिनर डेफिनेटली आपके इस एफर्ट को प्रेज करेगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा हम कोटेशन को एक्सप्लेन करते हुए कह सकते हैं कि बेन जॉनसन ने बिल्कुल सही कहा है कि वो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए ऑथर नहीं है, बल्कि वो हर टाइम पीरियड के ऑथर हैं। चाहे वो एलिजाबेथन एज में पैदा हुए, बट उनको हमेशा हमेशा पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि शेक्सपियर को ऑलमोस्ट हर कल्चर एंड हर लैंग्वेज में अडेप्ट किया गया है। उनके प्लेज वेरियस जो मूवीज हैं एंड टीवी सीरीज हैं उनमें, एंड मॉडर्न म्यूजिक में भी उनको यूज किया गया है। उनके प्लेज को म्यूजिक में कन्वर्ट किया गया है, चिल्ड्रन स्टोरीज में कन्वर्ट किया गया है। एंड ये सारी चीजें बताकर हम बता सकते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस शेक्सपियर को कन्वर्ट करने में या उनके प्लेज को यूज करने में ऑथर्स को या लोगों को आए होंगे। सो सबसे पहला जो चैलेंज हम लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि जो शेक्सपियर की लैंग्वेज है वो आर्केइक है। आर्केइक मतलब पुरानी, ओल्ड, और उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। सो जिसे कन्वर्ट करने में थोड़ी मुश्किल तो रही होगी, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। उनकी जो स्टोरीज हैं वो राजा रानियों की कहानियां हैं, उनको इंटरप्रेट करने में डेफिनेटली मजा भी आया होगा, बट उनकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल भी हुआ होगा। तो ये चीजें आप बता सकते हैं। एंड अगर हम इन मुश्किलों को छोड़ दें या इनको हम इग्नोर कर दें, तो शेक्सपियर की जो थीम्स हैं उनके बारे में आप अच्छा लिखेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सल हैं, इसीलिए उसे इंडिया में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, इंटरप्रेट किया जा रहा है, और बाकी की कंट्रीज में भी। मतलब सब कल्चर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है, बट देखो कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिन्हें हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है, हर जगह समझा जाता है, एंड अपनी लाइफ से उसे लिंक किया जाता है। सो उनकी जो कहानियां हैं आज भी अपील कर रही हैं। वो सिर्फ एक टाइम के बारे में नहीं लिखते, बल्कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, एंड आज इतनी सेंचुरीज के बाद भी उनकी कहानियां, उनके लेसन्स रेलिवेंट हैं। जैसे हमने पिछले दिनों क्वेश्चन किया था कि हैमलेट के अंदर एक सिचुएशन थी जिसमें वो हमेशा डिलेमा में रहता है। आज के टाइम पे भी अगर आप अपनी लाइफ में भी देखो कि जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती है, हमें बड़े डिसीजन लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनकी शादी होने वाली उम्र होती है, तो उनको हमेशा ये सिचुएशन रहती है, टू बी और नॉट टू बी, शादी करूं कि नहीं करूं, इस लड़की या इस लड़के से करूं या नहीं करूं, एजुकेशन में क्या करूं, ये करूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, टीचर बनूं। सो टू बी और नॉट टू बी लाइफ का एक पार्ट है, बट शेक्सपियर ने लेसन दिया है कि हमें टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन में फंसने से क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, आजकल के टाइम पे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो शादी नहीं करना चाहते, या जब वो 22, 23 या 25 साल की उम्र, जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी में माना जाता है कि एक आइडियल एज है शादी की, उनको लगता है कि कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, एंड टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन में वो 5, 6 साल, 7 साल से निकाल देते हैं। 30, 31, 32 की एज में आके फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो इंसान की बॉडी की, एंड जो एक छोटी उम्र में आपके अंदर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि लेट मैरिजेस हो रहे हैं। सो डोंट टेक इट पर्सनली, बट मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ। सो यही चीज शेक्सपियर ने अपने प्लेस के थ्रू हमें बताने की कोशिश की है। सिमिलरली अगर हम ओथेलो की बात करें या फिर हम मैकबेथ की बात करें, सो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज हमारे समाज में भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। जेलसी लोगों के अंदर है, इनसिक्योरिटीज हैं, या फिर पैशन फॉर पावर इंसान के अंदर आ जाता है। आज के पॉलिटिशियंस के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि पैशन के कारण वो ये नहीं सोचते
कि समाज में लोगों को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे हमें बहुत सारे ब्रिजेस के गिरने की बात पता चलती है। सो ग्रीड एक रीजन उसके पीछे होता है। सो इस तरह की चीजें, इन चीजों के लेसन्स उन्होंने उस टाइम पर अपनी स्टोरीज में दिए थे जो आज भी रेलेवेंट हैं। सो ये हम अपनी मेन बॉडी में लिख सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप रियल लाइफ से दे सकते हो कि किस तरह से उनके जो लेसन्स हैं वो आज भी रेलेवेंट है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी आपको उस न्यू डॉक्यूमेंट में दे दिया है। मैंने आपको इसको समझाने की भी पूरी कोशिश की है एंड आई एम होपिंग कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिजाबेथन इंग्लैंड इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स पोर्ट्रेयल ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स इन प्लेस लाइक जूलियस सीजर एंड रिचर्ड III। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि किस तरह इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिनारियो ने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में लिखने के लिए। जूलियस सीजर एंड रिचर्ड III के एग्जाम्पल से हमें ये चीज समझानी है। अब देखो, वैसे तो जो जूलियस सीजर है वो ग्रीक लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होके, इटालियन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होके शेक्सपियर ने लिखा था। रिचर्ड III जो है वो इंग्लैंड की पॉलिटिकल सिचुएशन से ही आया है, वहीं के राजा की कहानी है। सो इंट्रोडक्शन में हम कैसे लिखेंगे इसको? इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि शेक्सपियर ने काफी हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं जिसमें मैक्सिमम प्लेज इंग्लैंड के राजा रानियों की लाइफ से एंड रोमन एंड ग्रीक राजाओं की लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर लिखे हैं। सो अगर आपने हिस्टोरिकल प्लेज की लिस्ट देखी है, जितने भी राजाओं के नाम उन्होंने लिखे हैं वो सारे इंग्लैंड के राजा रह चुके हैं एंड उन्हीं की लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ये हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं। सो उस टाइम का जो इंग्लैंड है वो एक बड़े पावर चेन से गुजर रहा था। एलिजाबेथन एज हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उस टाइम पर ट्यूडर डायनेस्टी थी। ट्यूडर डायनेस्टी से किंग हेनरी VIII, जिसके बारे में शेक्सपियर ने एक प्ले भी लिखा है। सो हेनरी VIII का कोई भी बेटा नहीं था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी कोशिशें की कि उसको दूसरी शादी की परमिशन मिल जाए, जिसकी वजह से उसने रिलीजन का एक नया ब्रांच एंग्लिकन चर्च भी शुरू किया था। बट फिर भी उसका कोई भी जायज बेटा नहीं था, जिसकी वजह से उसका जो उत्तराधिकारी है उसे वो नहीं मिल पाया। बट उसकी बेटी थी जो बहुत गुणी एंड समझदार थी, जिसको हम क्वीन एलिजाबेथ I कहते हैं या क्वीन एलिजाबेथ कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम पर इसीलिए उनको रानी बनाया गया था क्योंकि राजा की कोई जायज लेजिटिमेट लड़का नहीं था उनका। एंड इसी टाइम पर कुछ और चीजें हो रही थी। जो क्वीन एलिजाबेथ है उनकी सिस्टर थी मैरी, जिनको हम ब्लडी मैरी भी कहते हैं। उसने पावर के चक्कर में एंड पावर का मिसयूज करते हुए सोसाइटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, इसीलिए उनका नाम ब्लडी मैरी भी है। सो ये एक मोटा मोटा सा मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि उस टाइम पर क्या चल रहा था ट्यूडर डायनेस्टी में और राजा रानियों की लाइफ में। इन सारी सिचुएशंस के इम्पैक्ट से ही शायद शेक्सपियर ने अपने प्लेज में जूलियस सीजर एंड रिचर्ड III में बहुत ज्यादा पावर या उसकी ज्यादा चाह का नतीजा दिखाया है। सो कई बार क्या होता है, हम डायरेक्ट कहानी नहीं लेते बट हमें किसी चीज का इम्पैक्ट दिखाई देता है एंड ताकि सोशली उस प्ले को एक्सेप्ट किया जाए इसलिए हम नेम्स चेंज करके या कहानी चेंज करके बट इम्पैक्ट वही सोसाइटी को बताना चाहते हैं जो आपके आसपास हो रहा है। एंड लोगों को वो ये इस चीज से आगाह करना चाहते थे कि जो ये पावर ओवर पावर होने की कि पावरफुल होना है, मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल होना है, या पावर आने के बाद जो गलत चीजें होती हैं उसके क्या क्या परिणाम सोसाइटी को देखने पड़ सकते हैं। यहाँ हमारे शेक्सपियर के मेन टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। हमने इस सेक्शन से बनने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड सारे मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। संडे को आप 3-4 क्वेश्चन लिख के देखो। आप लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, आप उसका आंसर लिखो कि शेक्सपियर के प्लेज में ग्रीक लिटरेचर का कितना इन्फ्लुएंस है। सो इसके ऊपर आप आंसर लिखना, ठीक है। एंड
कभी भी इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि हमने ये 10 क्वेश्चन पढ़ लिए और हम शेक्सपियर का जो बेस है वो क्लियर ही नहीं करके जा रहे हैं, किसी भी एज का हम बेस क्लियर नहीं करके जा रहे हैं, फिर बहुत गलत होने वाला है। पेपर में ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे, पेपर में शेक्सपियर से अदर क्वेश्चंस भी आएंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको करवाए जा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब कल तक आप इसे प्रैक्टिस करो एंड मंडे से हम रोमांटिक एज शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी के एजेस के क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करूंगी कल मैं आपको रोमांटिक एज के क्वेश्चंस लिखवा दूं एंड फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू यूजीसी प्लगइन फॉर मोर सच वीडियोस, सी यू सून।